बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है इस विषय पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह धर्मशास्त्री, जिन्हें आपने पहले भी भारत एक्सप्रेस पर सुना है। देवकी नंदन मिश्रा जी यूं तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ पर उन्होंने बहुत गहन शोध किया, बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, तो उस विषय में भी बात करेंगे। महाकुंभ पर उनके पास बड़ा अच्छा शोध और रिसर्च मौजूद है। इसी तरह मेरे साथ आकाश जिंदल साहब मौजूद हैं और इस पैनल में उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि महाकुंभ एक बड़ा विषय है, तो हम इसकी जो आर्थिक पहलू हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। शुरुआत आकाश जी आप ही से करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि अभी हमने रिपोर्ट में तो देखा कि किस तरह से ग्रोथ आया, एक अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है। हालांकि मैंने ये भी देखा कि लोगों ने फ्लाइट्स के जो टिकट थे एकदम मुझे मुझे भी मौका मिला प्रयाग जाने का, और बड़े हैवी टिकट्स, मेरे लाइफ के सबसे ज़्यादा महंगे डोमेस्टिक टिकट मैंने जो है इसी दौरान खरीदे। और कुछ चुनौतियां भी रही, लेकिन इन कष्टों के बावजूद अब इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, एक शानदार आयोजन हुआ। इंडिविजुअली लोगों को कैसे इससे इकोनॉमिक फायदा हुआ होगा या ग्रोथ हुई होगी, वो थोड़ा समझाइए आप। बहुत बहुत फायदा हुआ है। बहुत ही बढ़िया आयोजन रहा है। देखिए, सबसे पहले ये जो बात कही जा रही है 3.5 लाख करोड़ की, मेरे हिसाब से सही नहीं है। आंकड़ा इससे ज्यादा है। ज्यादा कैसे है? मेरे पास ऐसा डेटा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं भाई जिन्होंने ई रिक्शा डाल ली। ई रिक्शा इसलिए शुरू कर ली कि उनको जो है बिजनेस मिल रहा था, और पूरे जो कुंभ के समय जितने की ई रिक्शा उन्होंने परचेज की थी उतना उनकी कॉस्ट रिकवर कर ली। अब आप तो इकोनॉमी को समझते हैं, प्रवीण जी एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं। अब वो एक कैपिटल एसेट क्रिएट हो गया है। 5 साल वो ई रिक्शा चलनी है, तो 5 साल मेरा वो भाई उस चीज से कमाएगा। दूसरा, आज बातें हो रही हैं 3.5 लाख करोड़ जो है इकोनॉमी को फायदा हुआ यूपी की। योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, सल्यूट करता हूं। बात वो यूपी की इकोनॉमी की कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जहां तक तो बातें हो रही हैं कि 3.5 लाख करोड़, जो भी डेटा दिया गया है, 3 लाख करोड़ शायद दिया गया है, 3 लाख करोड़ का डेटा दिया गया है। अब 3.5 लाख करोड़ का अनुमान आ रहा है। तो वट एवर द डेटा इज, 3 लाख है, 3.5 लाख करोड़। मेरा अनुमान है कि इसके अलावा हमें वो भी ऐड करना पड़ेगा जो नेशनल जीडीपी में ऐड हुआ है। देखिए, महाकुंभ की वजह से एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो फॉरेक्स में ग्रोथ हुई है। बहुत से हमारे पिलग्रिम्स ऐसे हैं जो यूएस से आए हैं, यूरोप से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, दुबई से आए, तो उसकी वजह से फॉरेक्स जो है सेंट्रल किटी में, देश की किटी में कितनी ऐड हुई है उसको भी आप देखिए। साथ ही साथ यहाँ तो यूपी की इकोनॉमी की बात हो रही है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जीएसटी कलेक्शन की। प्रवीण जी, मेरा डेटा ये बताता है 30,000 करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्शन में भी एडिशन हुई। बात यहाँ नहीं रुकती, जीडीपी ग्रोथ 0.85% जीडीपी ग्रोथ में भी एडिशन होगी। तो यूपी की इकोनॉमी में तो जो है दिख ही रहा है किस तरीके से बहुत ग्रोथ हुई है। यहां यूपी की इकोनॉमी ने देश की इकोनॉमी के अंदर भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया, वो भी तब जब प्रवीण जी ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है। आप तो वो दूसरा एंगल भी जानते हैं, अमेरिका में जो रेसिप्रोकल टैरिफ और जो टैरिफ वॉर चल रही है, जिसकी वजह से दुनिया दहली हुई है, दुनिया की इकोनॉमी घबराई हुई है। ऐसे में हिंदुस्तान की इकोनॉमी झंडे गाड़ रही है, और महाकुंभ उसमें बहुत बहुत मेजर रीजन रहा है। सबसे बड़ी बात, जो लोगों ने कैपिटल एसेट अपने क्रिएट कर लिए इसमें, वो आज नहीं, वो फायदा 4 साल 5 साल तक कमाने वाले। उसके अलावा मैं जब यूएस यूरोप में अपने मित्रों से बात करता हूं, तो वो बच्चे 10 साल 12 साल की आयु के, जो आज तक इंडिया आए नहीं थे, हिंदुस्तानियों के पहली बार इंडिया आए हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें हमारी संस्कृति, हमारी महान विरासत, हमारे और चीजों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है। तो जो नॉलेज लेवल उन बच्चों का बढ़ गया, वो आगे के लिए हमेशा के लिए रेगुलर रिलीजियस पिलग्रिम टूरिस्ट बन गए हमारे लिए। तो वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे और रेगुलर बेसिस पे कंट्रीब्यूट करेंगे। और बात सिर्फ प्रयागराज तक नहीं है, बहुत लोग अयोध्या गए हैं, बनारस गए हैं, मथुरा गए हैं, वृंदावन गए हैं, और जगहों पे गए हैं। तो डेटा कहीं ज्यादा इससे आएगा। और मेरा तो ये मानना है, हमेशा कहा जाता है कि धर्म का कार्य करो, धार्मिक कार्य करो, तो कहीं ना कहीं ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, क्योंकि एक धार्मिक कॉरिडोर के विषय में चिंतन चल भी रहा है, और इसमें मिर्जापुर को भी जोड़ लीजिए, मां विंध्यवासिनी को भी जोड़ लीजिए, बाबा विश्वनाथ हैं ही, हम देख ही रहे हैं। अयोध्या में लोगों का बड़ा जाना हुआ, क्योंकि जो भी लोग लखनऊ के आसपास जा रहे थे वो फिर इन 3 जगहों पर घूमते हुए मतलब सब जगहों पर दर्शन करते हुए आगे बढ़े हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और देखिए, धर्म यहाँ पर तो धर्म ही प्रधान था, लेकिन आज थोड़ा धन की भी बात कर रहे हैं। तो इंदु प्रकाश जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप, क्योंकि आप धर्म पर बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन धन और धर्म ये कैसे जुड़े हुए हैं, और धार्मिक आयोजन में धन की उत्पत्ति होना या इस अमृत मंथन से धन भी निकल कर आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हो, कैसे समझाएंगे?
सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको और हमारे पैनल के सभी साथियों को और दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। हमारे जो पुरुषार्थ हैं डॉक्टर साहब, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ हैं उन सबका अपना अपना महत्व है। और ये पहली बार पूरा विश्व के सारे सनातनी वैज्ञानिक धर्माचार्य दार्शनिक सभी देख रहे हैं कि अर्थ को धर्म से जोड़ करके और मोक्ष की कामना को लेकर के जो इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, इसके पीछे इतना बड़ा आर्थिक व्यापार या वैश्विक आर्थिक एक व्यापार का रूप लेगा, ये कोई सोचा नहीं था। और दूसरी चीज ये है कि अभी तक जो भी महाकुंभ हुए हैं, हम लोग कई महाकुंभ के साक्षी रहे हैं, वो सिर्फ प्रयागराज तक सीमित हुआ करते थे। पहली बार ऐसा हुआ जो धार्मिक जो कॉरिडोर की बात चल रही है, विंध्याचल, अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट, जब लोग दक्षिण के या दूर प्रदेशों से लोग आए हैं तो सिर्फ यहाँ कुंभ में आस्था की डुबकी नहीं लगाए हैं, वो इन आसपास के जितने भी धार्मिक स्थान थे वहां पे भी गए हैं। तो एक धार्मिक पर्यटन की जो संभावनाएं जो अब खुली हैं, शायद इसका अंदाजा लोगों को था नहीं कि इतना इस रूप में होगा। तो अर्थ का ये जो प्रवाह है, और खासतौर पर जैसे हम लोग यहाँ प्रयागराज के वासी हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का जो युवा वर्ग था, जो कंपटीशन के जो बेरोजगार लड़के थे जो तैयारी कर रहे थे, और रैपिडो, ओला और इनके द्वारा एक लड़के से मैंने पूछा कितना कमा लेते हो, तो कहा सर अगर मैं ऑनलाइन बुकिंग करूंगा तो 30 से 40 हजार हमारा हो जाता है पर मंथ का। मतलब उनको छोड़ दीजिए जो ऑफलाइन किए थे, जिनकी बुराइयां हुई कि वो 400 ले रहे हैं, 500, जो सही से ले रहे हैं उनकी स्थिति है। नाविक है, अब नाविक लोग भी इतना नहीं छोड़ रहे थे, सोचे थे। हम लोग जिस नाव से गए स्नान करने, उसने कहा कि सर हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था, और ये लग रहा है कि वर्ष पर्यंत। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा डॉक्टर इंदु प्रकाश जी, क्योंकि आप प्रयाग को और बड़ा करीब से जानते हैं, मैं जानता हूं इस बात को, तो उस पर भी थोड़ा सा बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ देवकी नंदन जी, मुझे अभी अभी ये सूचित किया गया है कि सीमित समय के लिए नहीं तो मैं उनसे शुरुआत करता। तो देवकी नंदन जी, आपकी पुस्तकों के विषय में तो बड़ा हम भी आतुर थे, खूब उसको देख रहे थे, सोशल मीडिया पर आप उसको काफ़ी शेयर भी कर रहे थे। तो मुझे बताइए कि अभी तक का आपका शोध और ये 144 साल बाद जिसको एक प्रमोट किया गया, ये जो आयोजन हुआ, और मैंने जितने भी लोगों से बात की सबका यही कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं देखा तो बहुत था, लेकिन ये नहीं देखा जो यहाँ पर हुआ है। आपका अनुभव क्या रहा है और आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इसी विषय पर? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कुंभ जो इस बार हुआ है 2025 का, जिसे महाकुंभ नाम दिया गया, इस ऐसा कुंभ इस धरती पर पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस दृष्टि से? वहां पहुंचे श्रद्धालुओं की दृष्टि से। आपकी आवाज क्या म्यूट हुआ है या देखिएगा जरा एक बार। जी, हेलो जी, आवाज आ रही है, अब बोलें। आ रही है जी। देखिए, ये जो महाकुंभ हुआ है, जिसे कुंभ कहा जाता है, इस बार नाम उसको महाकुंभ दिया गया, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये अद्वितीय था, दिव्य था, भव्य था, सब कुछ सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जो पब्लिक की दृष्टि से अगर कहा जाए कि इतनी बड़ी संख्या में कभी कुंभ में लोग स्नान नहीं किए। कुंभ जब से मतलब हो रहा है, मुझे तो पता भी नहीं है कि कब से हो रहा है, लेकिन एक हिस्ट्री में मिलता है कि कुंभ 17वीं शताब्दी से प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। और 17वीं शताब्दी में जो कन्नौज का राजा हुआ था हर्षवर्धन, वो वहां जाता है, वहां स्नान करता है, अर्ध कुंभ में भी जाता है और कुंभ में भी जाता है, और वहां सर, ये आपका माइक गड़बड़ कर रहा है। बात तो अच्छी चल रही है, लेकिन आपका माइक बीच बीच में गड़बड़ कर रहा है। जी जी, आप बोले, अब आपकी आवाज साफ आ रही, स्पष्ट आ रही, बोले। अब आ रही है जी। हाँ। तो होता क्या है कि ये जो कुंभ, जब राजा हर्षवर्धन थे, 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, हम लोग 20वीं शताब्दी में, मतलब ईसा पूर्व की बात मैं कर रहा हूं। तो 17वीं शताब्दी से कुंभ का इतिहास मिलता है कि उस समय से कुंभ हो रहा है। उससे पहले का कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, कहीं लेखों में नहीं मिलता है कि कुंभ हो रहा था। वहां पर हर्षवर्धन जाते थे, अपनी जो पूरी संपत्ति 6 साल में वो अर्जित करते थे, वो वहां पर दान करते थे, और रोज
वो गंगा में संगम में स्नान करते थे, पूरे 1 महीने तक वो कल्पवास करते थे। तो उस समय से उनका इतिहास है, तब से और आज तक अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा भीड़ कुंभ में इस बार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी डेटा तो 66 करोड़ से ज्यादा का है, मैं उस पर कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन जो आपने एक सवाल पूछा कि 144 साल बाद दरअसल इस कुंभ में भीड़ क्यों हुई, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं कई दिन कुंभ में था, आप भी रहे होंगे, आपने भी ये सवाल पूछा होगा लोगों से, और जो 144 साल बाद वाली बात जो पब्लिक मतलब टेलीविजन ने प्रचारित किया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने जो प्रचारित किया, उससे लोगों को ये लगा कि न 144 साल बाद तो कोई रहेगा नहीं। आज की तारीख में जो बच्चा जन्म लिया होगा वो भी 144 साल बाद नहीं रहेगा, तो हम आप और जो बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे रहेंगे 144 साल बाद। मतलब ये पहला मौका है 144 साल बाद। इस नाते लोग खींचे चले आए कि हम तो 144 साल बाद, इसके बाद कोई आने वाला नहीं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि 2013 में जब कुंभ हुआ था उसका भी नाम महाकुंभ था, और उस कुंभ को भी 144 साल पहले बताया गया था कि 144 साल बाद आया। इंदु प्रकाश जी हैं, बेहतर बताएंगे। मैंने जो रिसर्च किया, कुंभ 12 साल पर लगता है और 6 साल पर अर्धकुंभ लगता है। मतलब 12 मल्टीप्लाई टू 12 करके 144 साल कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने भी ये कहानी बनाई होगी, लेकिन उन्हें ये शायद नहीं पता है कि 7 कुंभ अगर आप देखते हैं तो 6 कुंभ जो है वो 12 साल पर लगते हैं, और जो 7वां कुंभ लगता है वो 11 साल पर लगता है। तो जब 7वां कुंभ 11 साल पर लगता है तो 12 की कहानी 12 12 144 तो बनती नहीं है। मतलब ये एक प्रचार है, और जिस तरीके से प्रचार किया गया उसी प्रचार की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए, करोड़ों की तादाद में लोग आए, और ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग आए। और जहां कहीं भी इस तरह की भीड़ जमा होती है वहां के लिए बाकायदे इंतजाम करना, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। वैसे भी जब से कुंभ आयोजित हो रहा है, मतलब अंग्रेजों के समय में भी हुआ, मुगल काल में भी हुआ, तो मुगल जो शासक थे वो भी कुंभ में इसी तरह का इंतजाम करते थे। स्वाभाविक सी बात है कि आज हम टेक्नोलॉजी में काफी आगे हो गए हैं, संसाधनों में काफी आगे हो गए हैं। मुगलों ने जितना इंतजाम, उस समय के जो संसाधन थे उस मुताबिक वो इंतजाम करते थे। मैं कई कुंभ से प्रयागराज जा रहा हूँ, मतलब तीसरा कुंभ शायद है, मैं प्रयागराज गया, तीसरा या चौथा है, क्योंकि अर्ध कुंभ में मैं जाता हूँ। और सभी देश के जितने 4 स्थानों पर जो कुंभ लगता है मैं सब जगह गया हूँ। देखिए, सड़क बनाने का सिस्टम एक है, सड़क मिट्टी पाट दी जाती है, मिट्टी के ऊपर जो है लोहे के जो गर्डर होते हैं वो डाल दिए जाते हैं ताकि उस पर गाड़ियां चल सकें। ये मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, ये कई सालों से बट पॉइंट क्या है सर? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये पहले भी होता रहा है और कोई बहुत खास नहीं है। और दूसरी तरफ आपने ये भी कहा है कि 144 वाली जो स्ट्रैटेजी थी उसमें अद्वितीय फुटफॉल देखने को मिला। इसी वजह से अद्वितीय फुटफॉल उसी वजह से देखने को मिला क्योंकि 144 साल की बात कही गई, लेकिन ये 2013 में भी कही गई थी। 2013 की जो सरकार, आपने ठीक कहा। चलिए, अब जब हमारे साथ ज्योतिष के इतने अच्छे जानकार मौजूद हैं तो डॉक्टर इंदु प्रकाश को इसमें शामिल ही करते हैं ना। सर ये बताइए, क्या ये वाला जो कुंभ था, ये तो एक, अब तो जो देख रहे हैं इकोनॉमिक तरीके से देखें, लोगों की तादाद और दूसरे पहलुओं को देखें तो ये अद्वितीय है, लेकिन वैसे भी क्या ज्योतिषीय गणना के मुताबिक या जो तथ्य रख रहे हैं देवकी नंदन जी, उस लिहाज से आपको लगता है कि ये कुछ अलग था इस बार का कुंभ? डॉक्टर साहब, मैं एक दूसरी विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक रहे प्लेटो, उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है दार्शनिक राजा का सिद्धांत, कि वह कौन सा राजा होगा जो सामान्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति में सर्वश्रेष्ठ होगा। तो उसका परिवार नहीं होना चाहिए, वो सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो उस पे जो ये जितना भीड़ आप देख रहे हैं, ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार प्रयास और उनके गुडविल के कारण है। जैसे आप गांव में जब या शहर में कहीं आप निमंत्रण खाने जाते हैं तो 2 व्यक्ति आपके सामने होता है, कहते हैं कि अमुक व्यक्ति यहाँ जाने कोई फायदा नहीं है, जाए कोई व्यवस्था ही नहीं रहता।
और दूसरे के यहाँ कहते हैं चलेंगे तो वहां पे हमको भोजन पानी व्यवस्था मिल जाएगी। तो वही हाल है। अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इतना जो रुचि लिया, क्योंकि मैं जितने भी श्रद्धालु आ रहे थे आपके टीवी चैनल के माध्यम से, और स्वयं हम लोग जमीनी हकीकत के लिए जमीन पे उतर के लोगों से पूछते थे कैसा लग रहा है, उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ ये निकलता था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था की है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी ये बहुत बड़ी योगदान है। जहां लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे। 144 साल के साथ साथ यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, और अभी आज अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि प्रयागराज के जो निवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने अपना कार्यक्रम इसको समझा। तो ये सत्य बात है। मैंने देखा कि ऐसे लोग, ये जो आपकी लोग बात जमीन और पे ऐड ऑन आके- हो गई कि क्यों ये इतना सक्सेसफुल या इतना बड़ा बना है। बट वो शॉर्ट में 144 साल वाली बात जो कह रहे हैं देवकी नंदन जी, उस पर मैं चाहूंगा आप रोशनी डालें, आप ज्योतिष के भी जानकार हैं। 144 साल वाली जो बात है, देखिए जब भी हमारे इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं तो ग्रह नक्षत्रों का जो युति बनता है, ये हमारी अपनी आस्था का विषय है और उसका हम पालन करते हैं। और ज्योतिषियों के अलग अलग अपने मंतव्य हो सकते हैं। एक तरफ कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि 144 साल सही है, और जैसे अभी मिश्रा जी ने कहा कि नहीं 1 साल पहले होता है, तो ये प्रकारांतर हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। इस पे बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सबके अपने अपने मत है। ज्योतिष के भी अपनी विधाएं होती है। फलित ज्योतिष कुछ और कहता है, अंग ज्योतिष कुछ और कहता है। ठीक है, तो मैं इस समझ पे गया, ज्यादा दर्शक भी नहीं समझ गए किया जा होंगे। सकता। आकाश जी, एक कमेंट ये भी मैं आपसे चाह रहा था कि अब इकोनॉमिक तरीके से भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसको हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हमेशा से जानते आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम मथुरा ले लें, हम उज्जैन, क्योंकि मैं वहाँ पला बड़ा, उसको करीब से देखता रहा, और ऐसे ही हम तमाम धार्मिक स्थलों को, ये आस्था का केंद्र भी है भारत भूमि, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये वाली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, कई ऐसे शहर हैं जिनकी पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो धार्मिक केंद्र के तौर पर ही चलती है। क्या आपको लगता है कि भारत में इस तरह की कोई एक क्रांति चल रही है कि धार्मिक आयोजनों के जरिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करें? डॉक्टर प्रवीण, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। यहीं पे मैं आना चाहता था। सबसे पहले ये चीज तो मैं तमाम चैनल पे पहले कह चुका हूँ, पूरे यूरोप, आप तो नॉलेजेबल एंकर हैं, पूरे यूरोप की सारी कंट्रीज ऐड कर लीजिए, पिछले 5 साल के जितने भी इवेंट्स ऐड कर लीजिए, टोटल लोगों का आना उतना नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो आप आगे कह रहे हैं, आगे इसका जो इकोनॉमिक फल हमें मिलने वाला है, इकोनॉमिक फ्रूट्स हमें मिलने वाले हैं, इसकी वजह से आने वाले 10 साल तक रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के आएगी। और मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब और योगी आदित्यनाथ साहब दोनों का बहुत अच्छा काम रहा है, जिस तरीके से इतना बढ़िया आयोजन है। दोनों को लिखने वाला हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in की तरफ से कि अब ऐसी व्यवस्था की जाए कि यहां से अयोध्या जी, बनारस और प्रयागराज और साथ ही मथुरा, वृंदावन, इनके लिए एक पैकेज इस तरह का ग्लोबल पिलग्रिम्स के लिए, हमारा जो इंडियन डायस्पोरा के लिए इस तरीके से डिवाइस किया जाए बड़े कोई ट्रैवल कंपनी के साथ, जिससे वो कन्वीनियंटली सब दर्शन कर सके। क्योंकि बहुत लोग हैं, लोगों की कतार होगी, ऐसे आना चाहेंगे, और साथ ही साथ या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी और होगी। पर आप डॉक्टर प्रवीण जानते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी उससे खुद इकोनॉमी चलेगी। तो जहां आप पहुंचना चाहते हैं, इससे इकोनॉमी कई शहरों की और हमारे यूपी की इकोनॉमी इससे जो है बहुत आगे बढ़ेगी। बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आए। इकोनॉमिक कॉरिडोर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बनाया जा सकता है। आकाश जिंदल देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस बात को रखा है। उनसे डिटेल में इसको और थोड़ा सा समझेंगे। साथ ही साथ इंदु प्रकाश सिंह जी भी बने हुए हैं, धर्म के तो जानकार हैं ही, प्रयाग की भूमि को बड़े करीब से जानते हैं। लेकिन मेरे अनुरोध पर देवकी नंदन जी रुक गए, इसके लिए उनका एक विशेष धन्यवाद के साथ मैं एक सवाल आप ही से पूछता हूं। देवकी नंदन जी, मैं जानता हूं कि आपकी व्यस्तताएं हैं, आपको जाना है, मुझे ये बताएं आप कि पॉलिटिकली अभी आप देखते हैं कि एक मोटिवेटेड, ये बात सही है जो इंदु जी कह रहे थे, अभी आकाश जी ने जो बात कही, लोग जो भी मुझसे मिले, हर आदमी आतुर था, हर आदमी चाहता था कि वो महाकुंभ में जाए। और ये एक तरीके से ये उनके अंदर भावना जागृत करना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसको कैसे लेते हैं और क्या आप इसमें एक पॉलिटिकल गेन भी देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आकाश जिंदल जी की ने एक बात कही, मैं उसके आगे की बात बता दूं आकाश जिंदल जी को। दरअसल इस बार का जो ये जो कुंभ हुआ, इसमें जो टूरिज्म है, जो
पैकेज, ग्रुप पैकेज की बात हो रही थी कि प्रयागराज और काशी और अयोध्या का एक पैकेज बनाया जाए। ये पैकेज ऑलरेडी बन चुका है। ये जो लोग बसों से आए, साउथ से आए, महाराष्ट्र से आए, तमिलनाडु से आए, मध्य प्रदेश से आए, वो बस का एक पूरा ग्रुप चल रहा था जो मध्य प्रदेश से शुरू किया। पहले गया प्रयागराज में स्नान किया, उसके बाद काशी गया, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया, और उसके बाद अयोध्या गया, वहां भगवान श्री राम के दर्शन किया। इस तरह का उनका 8 से 10 दिन का पैकेज था। ये टूरिस्ट पैकेज चलाते हैं बस वाले चलाते हैं, वो पैकेज ऑलरेडी चला इसी कुंभ में मुझे दिखाई दिया। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, देखा लोगों को। 1,000 बसें अयोध्या में खड़ी रही, 1,000 बसें जो है प्रयागराज में खड़ी रही। अब आपका जो सवाल है, दरअसल इस कुंभ में 144 साल की बात तो है ही है, लेकिन मैं इस कुंभ की सफलता के लिए योगी आदित्यनाथ जी को बधाई तो जरूर दे रहा हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, मैं उसको सबसे ज्यादा बधाई दूंगा, क्योंकि ये इतना व्यापक कैंपेन टेलीविजन पर चलाया गया इस कुंभ को लेकर के, शायद इससे पहले कभी चलाया गया होगा। इससे मैं आगे पॉलिटिकल इसका क्या इंप्रेशन पड़ा मैं उस पर बताऊं। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली में था, और दिल्ली में जो सरदार पटेल मार्ग है उसके पीछे एक रेस्टोरेंट है, फुजिया मैं खाना खाने गया था, मेरे एक दोस्त आए थे। वहां पर जब हम लोग पहुंचे, टेबल पर जैसे ही बैठे तो बगल की टेबल पर पहले से ही 4 लोग बैठे हुए थे, और जब हम लोग बैठे तो चारों लोग कुंभ को लेकर के चर्चा कर रहे थे, क्योंकि टेलीविजन पर उन्होंने ऐड देखा था कि कुंभ चलो कुंभ चलो कुंभ चलो। वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि आखिर कुंभ है क्या। उनमें से किसी को नहीं पता था कि कुंभ है क्या, कुंभ में होता क्या है, किस भगवान की पूजा होती है और कैसे होती है। मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने मुझसे कहा कि मिश्रा जी देखिए, ये इनको थोड़ा आपको गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पर किताब लिख रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल। मैं तो जब ऑर्डर दे चुका तो फिर मैंने उनको इंटरप्ट किया, मैंने उनको कुंभ के बारे में बताया। लास्ट में जब वो खाना खा करके उठे तो मुझे उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया कुंभ के बारे में बताने को लेकर के, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक नाराजगी व्यक्त की। और वो जानते हैं कौन थे? एक टाटा प्ले, जो टेलीविजन टाटा प्ले जो है, अब मैं ये जो जिसके जरिए हम लोग टीवी देखते हैं, जी। उस टाटा प्ले के वो ऑल इंडिया के सीईओ थे। उनको नहीं पता था, बोले मैं टेलीविजन लोगों को दिखाता हूं और मुझे ही नहीं पता चल पा रहा है टेलीविजन के जरिए, क्योंकि टेलीविजन ने शॉर्ट रिपोर्ट दिखाई। किसी ने, आप जितने देर से मैं बोल रहा हूं, इतने देर में कोई दूसरा एंकर होता तो 5 बीच में इंटरप्शन आ गया होता। तो इंटरप्शन की वजह से जो बात कोई कहना भी चाहता है वो भी पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती। अब हम आते हैं पॉलिटिकल इशू पर। देखिए क्या है कि विपक्ष का काम हमेशा जो है वो आरोप लगाना, और सरकार क्या कोई काम कर रही उसमें कमी को तलाशना उसका एक काम ही होता है। मेरा ऐसा मानना है कि इतना बड़ा जब आयोजन होता है, करोड़ों लोग एक जगह पर आते हैं, वो भी एक अस्थायी सिटी में, एक तरीके का कुंभ मेला एक डिस्ट्रिक्ट बना, और कुंभ मेला पूरी तरीके से बसाया जाता है। इस कुंभ के दौरान ही 6 महीने से पहले से तैयारियां चल रही होती हैं, तो वो जब वहां पर पहुंचता है तो बहुत सारे लोगों को असुविधा होती है। हम गाड़ी से तो पहुंच जाते हैं, लेकिन गाड़ी अंदर तक जाना सबकी गाड़ी संभव नहीं है। और जब वहां पर वीवीआईपी बहुत सारे आ रहे हों तो पब्लिक को तकलीफ होगी ही होगी। जैसे वो मौनी अमावस्या पर एक भगदड़ सी मच गई, तो उस भगदड़ के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? इतनी सारी पब्लिक है, उस पब्लिक को कैसे कैटर करेगा? वो एक एक पब्लिक पर एक एक पुलिस तो रह नहीं सकती है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, हर बड़े आयोजन में होती हैं। और इस पर जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, जिसने सवाल बहुत सारे उठाए, तो वो कुंभ को लेकर के उनका कोई सवाल नहीं था। उनके सारे जो सवाल थे वो थे व्यवस्थागत, व्यवस्था में कमियां। हर व्यवस्था नहीं, हालांकि सवाल इससे आगे भी गए, वो तो पॉलिटिकली तो खैर उस पे क्या, मैंने जैसा कहा ना, ऐसे हम महाकुंभ पे बात करेंगे तो बहुत सारे मसले आ जाएंगे देवकीनंदन जी, लेकिन मैं जानता हूं कि नहीं, उन्होंने गंगा पर भी सवाल खड़े करे, उन्होंने गंगा के पानी पर भी। और डॉक्टर अजय सोनकर ने जिनकी रिपोर्ट का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी ने, मेरे साथ ही थे, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि वो हमारा ही शो था, मेरे साथ ही बात कर रहे थे। उसको कोट किया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में कि एक देश के जाने माने वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर
धनखड़ ने कैसे सिद्ध कर दिया कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं हो। और डॉक्टर इंदु प्रकाश तो थे उसमें, उस शो में वो भी हिस्सा थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रवीण जी, विपक्ष ने सवाल गंगा के पानी पर नहीं खड़ा किया, ये सवाल खड़ा किया एनजीटी ने, जो भारत सरकार की संस्था है। उन्होंने तो वापस ले ली रिपोर्ट, उस संस्था को उनकी बनाया, कमियां एनजीटी थी, ने वो रिपोर्ट गलत थी, उसको तो क्राइम तक बताया गया, क्योंकि उसमें एल्कलाइन भी लिखा है और साथ में बैक्टीरिया भी लिखा है। अगर उस एनजीटी की बात को विपक्ष उठा रहा था, मुझे नहीं लगता है कि अच्छा दूसरा आपने खुद कहा जहां कोई कमी दिखती है उस कमी को उठाने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन महाकुंभ किसी पार्टी का नहीं था ना, इन्होंने पार्टी का बना दिया और वो वही पॉलिटिकल गेम दे देता है। नहीं, इसके लिए ये इसका तो मैं जवाब दूंगा। देखिए, महाकुंभ किसी पार्टी का नहीं होता है, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे अपनी पार्टी का बना लिया ना, विपक्ष ने, मैं तो ये कह रहा हूं, बात नहीं है। विपक्ष ने विरोध करके ये तो कह रहे थे कि शामिल हो जाते, कंधे से कंधा मिलाकर शामिल होते, वहां पर एक कैंप लग जाता समाजवादी पार्टी का भी। पूरे कुंभ में आपने देखा होगा योगी जी और मोदी जी के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए थे। क्यों लगे हुए थे? अगर पॉलिटिकल नहीं था तो देखिए, पॉलिटिकल अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपना कटआउट लगाते हैं तो हम दूसरे पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? तो इस हालांकि ये जो आप बात कह रहे हैं ना, मैं इस पर एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगा, लेकिन ये बात भी सही है कि अभी मुलायम सिंह यादव जी अगर कर रहे होते इसको आयोजित, या डॉक्टर मोहन यादव करेंगे उज्जैन में या कहीं पर कोई, तो उन्हीं के कटआउट लगते हैं जो व्यवस्थापक होते हैं। आकाश जी, आपके पास ही आ रहा हूं, एक सवाल आपकी तरफ। उन्होंने आपको जानकारी देते हुए भी देवकी नंदन जी ने कुछ बात कही थी कॉरिडोर के बारे में जब बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है अभी कितनी उम्मीद बढ़ी है आने वाले समय के लिए कि ये आयोजन हमें एक राह दिखाते हैं, एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं? सही बात है कि एक बड़ा आयोजन था और पहला मौका था जब इतना बड़ा आयोजन पूरी दुनिया में हुआ हो, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, तो कई कमियां रही होंगी जाहिर तौर पर, लेकिन उसको अब कवर किया जा सकता है या उसके बारे में अनुभव हासिल हो गया है? उम्मीद कितनी आने वाले समय के लिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा डॉक्टर प्रवीण। अनुभव क्या हासिल हुआ है और आगे के जो वक्त है उसको लेके क्या उम्मीद है? अभी तो महाकुंभ की वजह से प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है, प्रॉस्पेरिटी आई है, खुशहाली आई है पूरे प्रदेश में, देश में। डेटा है, सबके पास है। मैं आगे का डेटा आपको देना चाहता हूँ डॉक्टर प्रवीण, आपको मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बातें बताना चाहता हूँ। महाकुंभ में जिस तरह के टेंट्स थे, जिस तरह के खर्चा जो है एक रात के लिए टेंट्स का लिया जा रहा था, जब इसका बिल्कुल प्राइम था, आप डॉक्टर प्रवीण मेरे मित्र हैं, आकाश जिंदल की फाइनेंशियल पोजीशन भी जानते हैं, तो जब मुझे वो खर्चे का पता चला तो मुझे तक स्माइल करना पड़ा, और वो मेरी स्माइल जो है बड़ी लंबी चली, क्योंकि मैं तो दूसरे उसमें लग गया था। आप मेरे मित्र हैं, आप जानते हैं कि आकाश जिंदल, ठीक है मैं दे सकता हूं उसके लिए पैसा, लेकिन फिर मैंने बात की कुछ और होटल इंडस्ट्री के लोगों से, कुछ टूरिज्म के लोगों से, कि कितना बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। और विश्वास मानिए, एक बहुत बड़ा होटल का चेन और बहुत बड़ी टूरिज्म चेन परमानेंट डेवलपमेंट्स वहां करना चाहती है। इस तरह का रेवेन्यू देख के मेरी मुस्कुराहट ये थी कि अगर एक दिन की इतनी कमाई है तो सोचो किस तरह की कमाई हो सकती है। अब योगी आदित्यनाथ जी को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने यूपी की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा काम किया। हर साल वो इन्वेस्टमेंट फेयर्स रखते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं सर, अब आपको इन्वेस्टमेंट फेयर्स की जरूरत नहीं है, आपने इतना कुछ कर दिया है। अब इन्वेस्टर और आकाश जिंदल जैसे लोग खुद ढूंढते हुए आएंगे कहाँ जगह है। आकाश जिंदल जैसे कंसल्टेंट वहां, ये कहाँ जगह है जहां 5 स्टार होटल बन सकता है, कहाँ जगह है जहां पे जो है कोई बड़ी टूरिज्म कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर सकती है। तो अब आपने वो काम कर दिया है कि जो यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी आदित्यनाथ जी ने ख्वाब देखा है हम सबके लिए, वो अपने आप ही ऑटो पायलट मोड पे चलेगा। ये तो आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुझे एक दिशा दे दी चर्चा को, और इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा जिस पॉइंट पर आप लाए हैं। धन्यवाद करें देवकी नंदन जी का। उससे पहले एक क्लोजिंग कमेंट उनसे ले लेते हैं, फिर मेरे साथ इंदु प्रकाश जी रहेंगे। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया नहीं, माफी चाहूंगा, बस मैं एक कमेंट और ले लूं देवकी नंदन जी का। देवकी नंदन जी, ये जो बात अभी आकाश जिंदल जी ने कही ये महत्वपूर्ण है। ये महाकुंभ हमें आने वाले समय के लिए भी एक दिशा दिखाता है, और ये बात प्रयाग की, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत जरूरी आपने बात उठाई। किसी को पता नहीं होता क्या पूजा करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि प्रयाग में, या ज्यादातर लोग जो प्रयाग को जानते हैं कि वहां संगम में डुबकी लगाने के लिए लोग जाते हैं। हाँ, मंदिर है, बड़े हनुमान जी वहां पर हैं जिनको लेटे हनुमान जी भी कहते हैं। फिर अब हम ऐसे और कई तीर्थ स्थान वहां पर, नाग वासुकी का मंदिर, वैसे तो यूं प्रयाग में बहुत कुछ है, लेकिन लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी, वो संगम को जानते थे और संगम में डुबकी लगाने जाते थे। मुझे लगता है
कि प्रयाग की किस्मत तो अब जो है, वैसे भी प्रयाग तीर्थराज है, तीर्थराज उनका तो गोस्वामी तुलसीदास इतना बखान कर चुके हैं, लेकिन आज वर्तमान इकोनॉमी में प्रयाग जो है अब वो बनारस या अयोध्या जिस तरीके से फ्लरिश कर रहे थे उसके समकक्ष आकर खड़ा हो गया है। नहीं, प्रयागराज आज से नहीं फ्लोरिश है, प्रयागराज बहुत पहले से फ्लोरिश है। मैं धन और के विषय में बात कर रहा हूं, उस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं जो आकाश जिंदल डिटेल में समझा रहे हैं। मैं आकाश जिंदल जी महत्व ने नहीं, बहुत महत्व अच्छी तो है, बात कही तीर्थराज है, वो तीर्थराज है, सब सारे तीर्थों में सबसे बड़ा वो तीर्थराज प्रयाग है। लेकिन एक देखिए, ये अच्छे पहलुओं की हम लोग बात चर्चा करते हैं, लेकिन मीडिया का पहला काम ये है, जैसे विपक्ष का काम होता है उसी तरह का मीडिया का भी काम होता है कि जो वहां पर दिक्कतें आई उसको भी सामने रखा जाए। आकाश जिंदल जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, डेटा भी बता रहे हैं कि 3.5 लाख मुख्यमंत्री जी ने बताया, इन्होंने बताया कि और कुछ ज्यादा हो सकता है। लेकिन वहां पर जो मैंने देखा, वहां के दुकानों का दर्द, दुकानदारों का दर्द किसी ने नहीं सुना। जो प्रयागराज में बड़े दुकानदार, जिन लोगों ने 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख तक में दुकान, एक कोई कचौड़ी वाला उसने 90 लाख में दुकान ली थी, 90 लाख रुपए मेला प्राधिकरण को उसने पे किया था। लेकिन उसका आप पता कर लीजिए तो पता ये चलेगा कि 90 लाख की वो सेल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? ये व्यवस्थागत खामी थी। खामी क्या थी कि जब किसी ने संगम में स्नान किया और संगम में जैसे ही स्नान किया वहां से बाहर निकला, पब्लिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। जिस तरफ दुकानें लगाई गई थी बड़ा आई डाउट सर, आपने कहा पता करना चाहिए, आई डाउट, आप जो कह रहे हैं ना उस फैक्ट पर मुझे डाउट है, इसलिए डाउट है। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत समय बिताया, मैंने प्रयाग में बहुत समय बिताया, अच्छा खासा समय बिता के आया हूं, संगम नोज पे ही बैठा रहता था, और मैंने वहां पे रेहड़ी वाले जो चाय बनाने वाले या रोटी, मैंने भी कई 2-3 दिन ऐसे ही खाया कि दाल और रोटी बस 2 चीजें उपलब्ध होती थी, या चावल और छोले मिल जाते थे। इन 2 चीजों में कमाने वाले से जब मैंने पूछा तो एक दिन का 30 से 40 हजार रुपया उठा रहा था वो, 30 से 40 हजार रुपया वो रेहड़ी वाला उठा रहा था। फेरी वाले की बात कर रहे हैं जो फेरी लगा रहा था, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अस्थायी तौर पर दुकान 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए में खरीदे थे। अरे सर, इसको एक बार और वो करिएगा, आप रिवाइज करिएगा इस आंकड़े को, उनसे बात करेंगे। पर मुझे लगता है, आई डाउट कि उन्होंने कमाया नहीं होगा, आई डाउट वेरी मच। आते हुए लोगों की अपनी तासीर होती है, आते हुए लोग खाते हैं, जाते हुए लोग खाते हैं, वो दोनों ही तरीके से होता है। लोकेशन की बात आप कह रहे हैं, वो इट ऑल डिपेंड्स कि किस लोकेशन पर लगाया गया है। रास्ते पर दुकानें लगाई गई थी, उस रास्ते पे लोगों का जाना रोक दिया गया, उनको नहीं, वो भी मैंने विटनेस किया है। वो बहुत अच्छा कदम मानता हूं, क्योंकि जहां से लोग आ रहे हैं वहीं से लोग जा रहे हैं, उसी में भगदड़ हो। इन्होंने पूरा का पूरा एक ऐसा रोड मैप बनाया था जिसमें बेशक थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ता था, लेकिन ये इतने करोड़ों लोग एक ही समय पर जब वहां 1 करोड़ लोग आज दिल्ली शहर में आ जाएं तो चरमरा जाए सारी स्थितियां ट्रैफिक की। देवकीनंदन जी, मतलब एक समय पर एक जगह पर, वो भी आप देख रहे हैं 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के दायरे में इतनी बड़ी तादाद में लोग, तो ये व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ती है। खैर, मैं आपसे बात करूंगा, आपने किताब भी लिखी है इसको और आगे, क्योंकि कुंभ का मसला अभी शांत नहीं होगा। फिलहाल आपका देवकीनंदन जी शुक्रिया। आकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपना पॉइंट रखें। मिश्रा साहब का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर प्रीन, फिर रिपीट करना चाहूंगा, ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस इतना हो रहा था कि आकाश जिंदल जैसे व्यक्ति को सोचना पड़ गया कि ये टेंट महंगा तो नहीं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की जो है वहां पे कमाई हो रही थी, किस तरह की बुकिंग हो रही थी। और मिश्रा साहब को आगे बता दूं, मैं तो कंसल्टेंट हूं, बड़े इन्वेस्टर्स जो वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके तो लोग जाना चाहते हैं, जिन्होंने पूरी कैलकुलेट की है, तो वहां तो इतनी इन्वेस्टमेंट जा रही है मिश्रा जी कि आप सोचिए, ये तो जो है अभी तक की, जो डॉक्टर प्रवीण ने बताया वो अभी तक का डेटा है, आगे का जो डॉक्टर प्रवीण ने सवाल पूछा था वो देखिए, इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कि यूपी के हमारे युवकों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी बहुत ज्यादा, यूपी के लिए टैक्स कलेक्शन, यूपी के लिए हर तरह की ग्रोथ जो है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्रिएट हो जाएगा। क्यों? जब इतने 5 स्टार होटल्स बनेंगे वहां पे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो वहां एयरपोर्ट भी बनेंगे, रेलवे ट्रैक्स भी और बनेंगे, तो सोशल बेनिफिट भी उसका यूपी को मिलेगा। तो इसका बेनिफिट तो आप अभी देखिए, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है चीजों की, आगे आगे देखिए इसका कितना बेनिफिट मिल रहा है। अब देखिए आप डॉक्टर प्रवीण, जब इतना महंगा एक दिन का टेंट होगा, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो कुछ दिनों के लिए था, बट ओवरऑल इतना पे करने वाले लोग आ रहे थे जिनके साथ आकाश जिंदल को कंपीट करना पड़ा। ये देखिए, उतने पैसे खर्च करने को लोग तैयार थे,
और यही चीज मुझे खुशी दे रही थी कि पीपल आर रेडी टू स्पेंड दैट सॉर्ट ऑफ मनी। तो ये तो एक बहुत नहीं, मैं जैसे discovery अगर हमने इसके कर ली। डेवलपमेंट की बात करूं तो बमरोली एयरपोर्ट बहुत लोगों ने सुना भी नहीं था, क्योंकि वो डिफेंस का एक एयरपोर्ट जैसे कई जगहों पर होता है, जैसे गोरखपुर में था। अब तो खैर गोरखपुर का भी एयरपोर्ट ठीक हो गया है, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने इनके पुरानी स्थितियों को देखा। और अभी बमरोली एयरपोर्ट पर जाते हैं, और अभी जब हमने देखा, छोटा ही है हालांकि, लेकिन अब ये हो गया कि इलाहाबाद भी आदमी जा रहा। नहीं तो जनरली वो बनारस जाता था, वहां से वाया रोड सफर करता था, बनारस एयरपोर्ट पर ही जो लोग फ्लाइट से, लेकिन अब सीधे वो इलाहाबाद आ रहे हैं। इलाहाबाद बहुत बदला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से, सड़कों का निर्माण हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, शहर की सुंदरता हो, ये चीजें देखने को मिलती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर इंदु प्रकाश थोड़ा बेहतर बता पाएंगे इसको, क्योंकि वो प्रयाग, जैसा मैंने कहा, प्रयाग को जी रहे हैं, प्रयाग को ज्यादा जानते हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर इंदु प्रकाश की ये अभी 45 दिनों के लिए एक बड़ा आयोजन था, पूरी दुनिया की निगाहें थी इसलिए, या प्रयाग में एक स्थायी बदलाव की तरफ भी ये संकेत करता है और आने वाले दिनों में भी अब ये ग्रोथ जारी रहेगी? डॉक्टर साहब मिश्रा जी चले गए, नहीं मैं बीच में उनको थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रहा था। करिए ना, अभी मौका है, अभी तो चौड़ी वाले आप करिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि आज ही अभी डिस्कस हो रहा था, एक हमारे मित्र हैं, उनका खाली प्लाट अरेल क्षेत्र में था, खाली प्लाट का उन्होंने 2 लाख रुपए रेंट पे दिया, और जिसने कॉटेज बनाया वो 1 करोड़ कमा के ले गया। और जो आपने कहा ना नाविक लोग हैं, मुझसे पूछे डॉक्टर साहब आप कैसे स्नान करने गए, तो मैंने कहा कि मैं तो नाव से गया था, और जो उसने मांगा श्रद्धा से मैंने दे दिया था 3,000। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे मित्र तो अमेरिका से आए, तो उन्होंने 15,000 मांगा, तुरंत उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा यार जब इतने दूर से मैं आया हूं, अब इन लोगों का यही जो है व्यापार है, तो खुशी खुशी लोगों ने दिया है। 1-2 घटनाओं को आप छोड़ दीजिए, तो प्रयाग में उस पे भी मुझे डाउट है कि वो 1-2 घटनाएं भी हुई हैं, उस पे भी मुझे डाउट है कि वो आंकड़ा सही है, क्योंकि आई कांट बिलीव कि किसी ने भी यहाँ इन्वेस्ट किया होगा और उसको रिटर्न नहीं मिला होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मिश्रा जी को इन आंकड़ों पर नहीं ध्यान गया कि जो होम स्टे के नाम पे जिनके खाली बंगले, खाली मकान पड़े हुए थे, या जिनके पास स्पेस थे, उन लोगों ने कई लाख रुपए कमाए। ये कई दुकान वाले हमसे मिले जो बताया कि मैं दुकान तो मेरा चल रहा है, मेरी पत्नी या बच्चे बैठ रहे हैं, मैं रैपिडो पे अपना कमा ले रहा हूं। तो होम स्टे के माध्यम से, ये ट्रेवल के माध्यम से, नाश्ते के माध्यम से, चाय के माध्यम से ये हुआ। और अब एक नई, अब लोगों के दिमाग में जो प्रयागराज के वासी हैं उनमें भी ये जा रहा है कि जो हमारे खाली पड़े प्लाट्स हैं या वो हैं मकान है, उसका हम कैसे कमर्शियली इसमें यूज कर सकते हैं। और सरकार ने उनको छूट भी दी है कि 3 साल तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा होम स्टे या पेइंग गेस्ट का जो सिस्टम है। तो एक अस्थायी तो हो गया, और यहाँ की पूरे प्रयागराज की इकोनॉमी, मतलब उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की बड़ी, प्रयागराज में तो एक बहुत बड़ा उछाल सा आ गया है, क्योंकि यहाँ के जो लोग भी व्यापारी हैं, जो भी स्थानीय लोग हैं, उन्होंने सोचा नहीं था कि बिल्कुल ये एक तो अरेल का आपने जिक्र किया, अरेल मतलब नैनी का जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र माना जाता रहा, लेकिन उस क्षेत्र में अब आप देखिए प्रॉपर्टी के रेट्स देखिए, वहां पर डेवलपमेंट देखिए, वहां की सड़कें देखिए। नहीं तो एक तरह से बिल्कुल आउटर, एक समय पर प्रयाग में ये जो नैनी का क्षेत्र है ये बिल्कुल आउटर का क्षेत्र माना जाता था, या ग्रामीण इलाका रहा, जो ये अब ये पूरी तरह से शहरीकरण में आया। शहरीकरण से तात्पर्य यह है कि वहां पर वही डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शहरों में होता। जी आकाश जी। मैं वही लेके जाना था डॉक्टर, आपके साथ शो करके बड़ा आनंद आता है। कई जगह जो है आप साथ साथ चलते हैं। देखिए अभी आपने बात की प्रॉपर्टी के रेट्स की, इसी से मैं बता रहा हूँ कि आगे यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे फायदा होगा। जब प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो बढ़ रहे हैं और भी बढ़ेंगे प्रयागराज में। कल को जो है कैपिटल गेन्स टैक्स सरकार के पास आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कल को जब प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हुए होंगे तो जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उस हिसाब से ट्रांसफर ड्यूटी होती है, तो यूपी के पास फायदा आएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं, अभी तो लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया है, बड़े इन्वेस्टर्स जा नहीं पाए हैं। बड़े इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि एक बार ये इवेंट ओवर हो जाए तब जाके हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अभी तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस की एप्रिसिएशन शुरू हुई है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, मेरे मित्र ने कहा खाली प्लॉट पड़े हैं, तो खाली प्लॉट पड़े हैं मुझे बता दीजिए कुछ एड्रेसेस, कुछ पे तो मैं जाना चाहूंगा। बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो जाना चाहते हैं। अब वो हम आप बात कर लेंगे, मेरे भी बहुत संपर्क हो गए हैं प्रयाग में, मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करिए। डॉक्टर का मैं धन्यवाद करूंगा, और आपका भी डॉक्टर प्रवीण, बता दोगे तो बहुत से इन्वेस्टर्स जाना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, इन सीरियस टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आने वाले समय में फायदा मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा मिलेगा। और जब उन खाली प्लॉट्स पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो लोकल जो युवक हैं उनको रोजगार मिलेगा, लोकल म्युनिसिपैलिटी की कमाई बढ़ेगी।
जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, तो इसका कैस्केडिंग इंपैक्ट लॉन्ग टर्म तक ये इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने रोज, ये मैं बड़ी देर से सोच रहा था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे विषय थे। डॉक्टर इंदु प्रकाश, मैंने ये भी देखा कि बाइक्स पर लोगों को छोड़ने के लिए भी अच्छा खासा पैसा युवकों ने, लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था है। ऐसे ही रिक्शा वालों की है, नाविकों के लिए भी शायद वो उतनी हैवी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। वहां पर नाविकों का हमेशा रहता है, आज से नहीं है। ये पूरा समाज जो है और उनको समर्पित, वहां पर तो मूर्तियां भी लगाई गई हैं बाकायदा, ये इतना महत्व का समाज होता है। लेकिन ये एक स्थायी, आपको लगता है कि अभी प्रयाग में इस महाकुंभ के बाद लोगों का आना सतत, बेशक इतनी तादाद में नहीं, लेकिन अब काफी बढ़ जाएगा? पहले जो तादाद में आते थे, अब जैसे बनारस है या उज्जैन है, ये वो जगह है जहां पर हमेशा हर सीजन में लोग आते रहते हैं। तो अदर देन कुंभ का टाइम भी आपको लगता है कि प्रयाग में अब फुटफॉल बढ़ेगा? जी जी डॉक्टर साहब, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अब लोगों के मन में यह है, देखिए प्रयाग का महत्व तो समाप्त नहीं हुआ है, न तो गंगा का महत्व समाप्त हुआ है। किन्हीं कारणों से जो लोग नहीं आ पाए, अथवा जो लोग, कुछ लोगों के साथ सिंगल चले आए, पति आ गए, पत्नी नहीं आ पाए, तो अब कहेंगे अब साथ चल के चलते हैं, और भीड़ भी कम है। अब ये जो यात्रियों का प्रवाह है, अब ये रुकने वाला नहीं है, अब ये निरंतर चलेगा। और जो आप उसको मैं बता दूं कि ये जो मोटरसाइकिल या रैपिडो या ओला बाइक का है, ये भी चलता रहेगा, क्योंकि ये जो शहरी लोग हैं वो लोग भी यूज टू नहीं थे इससे। अब उनको लगता है कार कौन निकाले, और अभी ऑनलाइन बुक करते हैं और चल देते हैं, तो ये भी चालू रहेगा। और नाविक भी जो हैं, अब इससे ज्यादा संख्या में लोग जब आएंगे तो कहेंगे चले नौका विहार भी कर लेते हैं और नाव के माध्यम से चलते हैं। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वहां का जो स्थानीय प्रशासन, उससे कहूंगा कि जो नाविक है उसमें आधार से जोड़ते हुए नाविकों का भी एक रजिस्ट्रेशन संख्या उसमें उल्लिखित हो, जिससे कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि लोगों ने बताया कि नाविक मनमाना पैसा लेते हैं या कोई कैजुअलिटी के चांस न हो, तो उसे थोड़ा व्यवस्थित करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये समाप्त नहीं होने वाला है, ये क्रम चलता रहेगा। एक चीज और, चूंकि अब ये पूरा देश आपका चैनल देख रहा है, और बीच में एक प्रसंग आया था डॉक्टर साहब, जब पानी को लेकर के, वहां के जल को लेकर के, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि साइकोसेमेटिक प्रॉब्लम होती है, साइकोफिजियो, जो अगर ये गंगा के जल के प्रदूषण की बात जो फैलाई जा रही थी, और अगर डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर सोनकर बीच में आके अनुसंधान न किए होते, तो लोगों के, जो लोग भी गंगा जल ले गए होते उसको फेंक देते, और लोगों को उल्टी चक्कर आने लगता और फीवर आ जाता, क्योंकि 40% जो बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं। तो ये जो फैलाया गया, ये बहुत जघन्य अपराध था, और एक बहुत बड़े, मतलब कि ये दुर्घटना का आमंत्रण लोग दे रहे थे षड्यंत्र के तहत। तो इसलिए मैं बारंबार जो है पद्मश्री डॉक्टर सोनकर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संजीदगी दिखाई, उन्होंने चिंता दिखाई। और आपको एक चीज और बता दूं डॉक्टर साहब, जिस दिन आपके साथ मैं पैनल में उनके साथ बैठा था, उसके ठीक दूसरे दिन मैं जा करके स्नान और आचमनी किया, और घर पे लोगों को बताया, हमके देखो आचमनी से इसीलिए कर रहा हूं कि लोग पूछे कि क्या है। ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम एक अच्छे विषय को रख पाए और एक सही जानकारी रख पाए। और साइकोसोमेटिक, वैसे दर्शक जानते होंगे, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा अगर आपके दिमाग में किसी चीज के बारे में बुरी बात डाल दी जाती है, बहुत ज्यादा आप किसी चीज के बारे में, तो शरीर पर भी असर होने लगता है, इसी को साइकोसोमेटिक बोलते हैं। और यही डॉक्टर सोनकर समझाना चाहते थे कि बीमारी जल की वजह से तो नहीं होगी, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये घुसेड़ दिया जाए कि नहीं नहीं यहां पर जाकर बीमारी हो रही, तो जरूर फिर उससे सोच सोचकर बीमारी हो सकती है। और ये बड़ा चिंता का विषय था। लेकिन देखिए आप, इस 67 करोड़ की तादाद में लोग यहां पर आए और किसी ने यह शिकायत नहीं की कि गंगा के पानी से उसको कोई दिक्कत हुई हो। हां, बस ये राजनीतिक बयानबाजियां हुई थी, बड़ा दुखद रहा, लेकिन वो चैप्टर अब एंड हो गया है। और आपने अभी योगी आदित्यनाथ जी को सुना, वो कितना उन्होंने धन्यवाद किया है सभी सफाई कर्मियों का, प्रयाग के लोगों का विशेष तौर पर उन्होंने धन्यवाद किया। आकाश जी, इस पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि अब आने वाले दिनों में स्थायी व्यवस्था, रोजगार, क्योंकि रोजगार पे ही आप पॉइंट को लेकर आए थे, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था प्रयाग में अब स्थायी तौर पर चल पाएगी या संभावनाएं बढ़ेंगी, इसको कैसे समझाएंगे आप? बिल्कुल, मेरे हिसाब से प्रयागराज की इकोनॉमी का करें, अभी तक हमने देश की इकोनॉमी, यूपी की इकोनॉमी की बात की, प्रयागराज की इकोनॉमी में मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूं और 6 महीने बाद आपको वो डेटा बताऊंगा सही है कि नहीं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in की प्रेडिक्शन है 8000% ग्रोथ प्रयागराज की इकोनॉमी में आने वाले 1 साल बाद आपको दिखाई देगी। और डॉक्टर प्रवीण, आप एक नॉलेजेबल एंकर है तो जान सकते हैं, तो इससे यूथ को कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ जाएगी, लोगों में खुशहाली कितनी बढ़ जाएगी, चाहे मेरा वो रेडी लगाने वाला भाई हो, चाहे मेरा वो भाई हो
जो खोमचा लगा के बैठा हुआ है चाय का, चाहे मेरा वो भाई हो जो मोटरसाइकिल के पीछे लोगों को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो जैसे मैंने बताया रियल एस्टेट प्राइसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ओवरऑल जो है ना सिर्फ प्रयागराज में बल्कि अयोध्या जी में, बनारस में, वृंदावन में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे यूथ को मिल जाएंगी। आप तो जानते हैं डॉक्टर प्रवीण, हमारे यूपी से बहुत लोगों को दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता या बाहर जाना पड़ता था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं थी। यूपी का यूथ टैलेंटेड था, इंटेलिजेंट था, मेहनती था, लेकिन कामकाज के सिलसिले में रोज जी तो जो है उल्टा बहुत सी जब इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत से यूथ अलग अलग जगह से जाके यहाँ पे आके नो रोजगार डाउट लेंगे। ये तो एक ऐसे हब के तौर पर प्रयाग डेवलप हो रहा है जहां पर कई अपॉर्चुनिटीज जो है आने वाले दिनों में नर्चर होंगी या होने लग गई हैं। अब उसको युवा समझने भी लगा है यहाँ का। मुझे अच्छा ये लगा जिंदल साहब और डॉक्टर इंदु प्रकाश कि हमने जो बातचीत शुरुआत की थी और जिस तरह हम इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द रहे, महाकुंभ इतना वास्ट विषय है लेकिन हम इकोनॉमिक्स पर बात करते हुए प्रयाग का डेवलपमेंट और प्रयाग के आने वाले समय में इकोनॉमी कितनी बदल सकती है, कितनी संभावनाएं और दिखाई पड़ रही हैं, इस विषय तक आया और ये एक अच्छी बात थी, इस चर्चा को महत्वपूर्ण बनाती है। आकाश जी इसके लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह आपका एक बार फिर धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। तो महाकुंभ से अमृत मंथन और अमृत क्या क्या निकल कर आया और आज के दौर में हम बात करते हैं धन की, अपॉर्चुनिटीज की, युवाओं के रोजगार की, इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण यह महाकुंभ रहा, इस पर हमने ये चर्चा की।